तीन ही रीजंस होंगे जिसकी वजह से आपका नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर एक बहुत ही मास्टर स्ट्रेटजी काम आती है जो मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन यूज की थी, एंड वो ये था। सो नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी प्लान कि आपको किस तरीके से शेड्यूल करना अपना सिलेबस कंप्लीशन। जैसे ही आपका नवंबर में बायोलॉजी कंप्लीट होगा, हम दिसंबर से बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या करना है, तुम लोगों को लगता होगा कि अभी तो हमने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अभी तो 11 स्टार्ट हुआ था, इनका हम 12 के बीच में आगे पता भी नहीं चला, या फिर अभी तो हमने नीट 2025 का पेपर दिया था ड्रॉपर्स को, ऐसा लगता होगा अभी कुछ दिनों पहले ही तो दिया था, एंड लिटरली नीट 2025 को खत्म हुए 3 महीने हो गए। सो यार टाइम का पता नहीं चलता है, तो मैं ये भी पता नहीं चलेगा कि नीट 2026 का पेपर कब आ जाएगा एंड चला जाएगा। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन आने वाले 9 महीनों में आप अपना कंट्रोल बनाए रखें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 रीजंस होते हैं, 3 ही रीजंस होंगे जिसकी वजह से आपका नीट 2026 में सिलेक्शन नहीं होगा। पहला रीजन कि आपने सिलेबस को ढंग से कंप्लीट नहीं किया, दूसरा रीजन कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम थी, एंड तीसरा रीजन आपने सिलेबस भी किया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की, लेकिन आपके पास रिवीजन का टाइम ही नहीं मिला। एंड दैट इज व्हाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाले आप 9 महीनों में आप किस तरीके से अपना सिलेबस मैनेज करोगे। अगर आप 0 पर भी हो तो भी आप शुरू से शुरू कैसे करोगे, आप कैसे एक अच्छे लेवल पहुंचोगे, सिलेबस को किस तरीके से सही तरीके से कंप्लीट करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास टाइम बचे मॉक टेस्ट का एंड रिवीजन का। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द नीट 2026 एस्पिरेंट्स, चाहे वो 12th में हो या फिर ड्रॉपर्स हो, एंड दोस हु आर न्यू ऑन दिस चैनल। आई एम दीपक साहू, currently a final year MBBS student in your dream college, that is AIMS New Delhi. And yes, मेरी नीट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी। आई स्कोर 715 आउट ऑफ 720। एंड सच बताऊं, मैंने अपनी नीट के लास्ट वाले जो महीने थे ना, जब सिलेबस बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहा था, तब मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज मेरी 11th बहुत वीक थी, एंड मेरा 11th मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हुआ था, एंड मैं 12th के साथ साथ 11th कर रहा था, एंड बहुत मेहनत से बहुत ज्यादा लेक्चर्स देखने पड़ते थे, दिन भर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता था। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैं 24 घंटे बस नीट के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तब जाके मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आई। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इज दैट कि आने वाला जो 9 महीने हैं वो इजी नहीं होंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि तुम कंसिस्टेंटली हर रोज उठोगे, हर रोज काम करोगे, उस स्ट्रैटेजी पे, उस प्लानिंग पे डटे रहोगे, एंड वो 9 महीने पता भी नहीं चलेंगे, एंड एट लास्ट तब जाके तुम्हारा नीट 2026 में सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर तुम बीच में वो ब्रेक करते हो, अगर वो कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो, या फिर पहले से ही ठान लेते हो कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। सो बिफोर स्टार्टिंग द मंथली प्लानिंग, तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तुम्हारा सिलेबस कहां तक हो गया है और तुम्हारे सिलेबस का कितना हिस्सा बचा हुआ है। सो कमिंग टू आवर प्लान, सो हमारे पास जो 9 महीने हैं उन्हें 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला होगा सिलेबस कंप्लीशन वाला फेज, एंड जो चलेगा आपका अगस्त से लेके फरवरी एंड तक, एंड दूसरा होगा आपका मॉक टेस्ट एंड रिवीजन वाला फेज जो चलेगा मार्च एंड अप्रैल। नाउ यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, देखो बहुत सारी कोचिंग में क्या होता है ना, जो सिलेबस होता है वो फरवरी एंड मार्च में जाके कंप्लीट होता है। सो 1-1.5 महीने में तुम कोई भी रिवीजन नहीं कर पाओगे, ना तुम मॉक टेस्ट अच्छे से दे पाओगे, ना तुम रिवीजन अच्छे से कर पाओगे, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर एक बहुत ही मास्टर स्ट्रेटजी काम आती है जो मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में यूज की थी, एंड वो ये था कि अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कंप्लीशन का आगे बताऊं तो बायो को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, ताकि आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टाइम मिले। सो बायो बाय द एंड ऑफ नवंबर खत्म हो जाना चाहिए, केमिस्ट्री बाय द एंड ऑफ दिसंबर कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड जो आपका फिजिक्स है, सिंस फिजिक्स में नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, फिजिक्स काफी लेंथी भी है, सो फिजिक्स बाय द एंड ऑफ फरवरी आपको खत्म करना है। अब यहाँ पे ये 3 अलग अलग टाइम पे खत्म होंगे। नाउ जैसे ही आपका बायो कंप्लीट होगा, आपको बायो एंड केमिस्ट्री का रिवीजन साथ में करना है, यस, एंड आपको वेट नहीं करना है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको साथ में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स एंड तीनों एक साथ रिवीजन चलाने हैं। वो कैसे चलाने हैं मैं आपको वो इस वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। सो नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी प्लान कि आपको किस तरीके से शेड्यूल करना अपना सिलेबस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे बायो के रिगार्डिंग। सो 11 to 12 को कंबाइन करके टोटल 32 चैप्टर्स हैं, तो हम इसे ऐसे डिवाइड करेंगे, अगस्त एंड सितंबर में आप 11th पूरा कंप्लीट करोगे, एंड अक्टूबर एंड नवंबर में आप 12th कंप्लीट करोगे। 11th का थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, मतलब ओवरऑल देखा जाए इन 4 महीनों में आपको 11 12 कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? वन शॉट। यस, बायो में डिटेल लेक्चर्स की मोस्ट ऑफ टाइम जरूरत नहीं होती, आप वन शॉट से कवर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ड्रॉपर्स हैं बेसिकली वो तो डायरेक्टली एनसीईआरटी रीड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक चैप्टर को 2 या 3 दिन में डिवाइड करना है। तो पहले दिन आप उसका वन शॉट देख रहे होगे, लेक्चर्स देख रहे होगे, दूसरे दिन आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे तीसरे दिन, या फिर चैप्टर छोटा है तो 2 दिन में ही कर सकते हो। अगर चैप्टर बहुत ही छोटा है सो आप एक ही दिन में उसका पूरा वन शॉट देख के भी एनसीईआरटी डायरेक्टली पढ़ सकते हो। सो बायो में आपको सिर्फ 1 से 3 दिन के बीच में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, एंड इस तरीके से अगर आप करोगे तो 32 चैप्टर्स जो है टोटल बायोलॉजी के वो इन 4 महीनों में बहुत ही आराम से हो जाएंगे। एंड बायो को कब करना है? मॉर्निंग फेज में करना है, वो मैंने अपनी टाइम टेबल वाली वीडियो पे बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके वॉच आउट। अब आप में से बोलोगे भैया हम इतनी जल्दी बायो करके क्या करेंगे? बिलीव मी गाइस, बायो इज ऑल अबाउट रिवीजन, इट्स नॉट लाइक सिलेबस कंप्लीशन। जैसे ही आपका नवंबर में बायोलॉजी कंप्लीट होगा, हम दिसंबर से बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या करना है? 1 डे 1 चैप्टर वाला रूल अप्लाई होगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई नोट्स नहीं पढ़ने, एनसीईआरटी ही उठानी है, एनसीईआरटी को हाईलाइटर लेना है हाथ में, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, एक दिन में एक चैप्टर करना है, 3 से 4 घंटे आप मॉर्निंग बैठोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे। इस तरीके से एक महीने में पूरे दिसंबर में हम 11th एंड 12th दोनों की एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। देन ये सेम चीज हम फिर अगेन जनवरी में करेंगे, फरवरी में करेंगे, मार्च में करेंगे, अप्रैल में करेंगे। इस तरीके से बायो की एनसीईआरटी 4 से 5 बार आराम से कंप्लीट
रीड कर लोगे। एंड बिलीव मी, बायो में जिन लोगों के भी 360 आउट ऑफ 360 आते हैं उनसे कभी जाके पूछना कि उन्होंने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी। वो लिटरली 10-15 बार पढ़ते हैं कुछ चैप्टर्स को। तो सो बायो को नवंबर में कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं कि हम केमिस्ट्री को किस तरीके से कर रहे होंगे। केमिस्ट्री में बेसिकली 3 फेजेस हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज इनऑर्गेनिक एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तुम्हें केमिस्ट्री कैसे करना है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो तुम्हें एक बार तो एनसीईआरटी पढ़नी ही है, देन आफ्टर तुम डिटेल में लेक्चर देख सकते हो या फिर वन शॉट भी कर सकते हो केमिस्ट्री में। एंड तुम्हें करना ऐसे है कि तुम्हें सपोज दैट एक महीने में तुमने डिसाइड किया कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बस ये 2 चैप्टर्स करूंगा जो मैं तुम्हें बताता हूं। तो प्लान ऐसा है हमारा कि अगस्त में तुम बेसिकली जो मोल कॉन्सेप्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर करोगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से करना, बिकॉज अगर तुमने यहाँ पे अच्छे से कर लिया तो तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स इजी लगने लगेगा। सितंबर और अक्टूबर में तुम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम करोगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अक्टूबर में ही तुम सॉल्यूशन स्टार्ट कर दोगे। नवंबर में तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे होगे एंड दिसंबर में तुम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे होगे। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के साथ अच्छी बात है कि इनऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत ज्यादा कम हो गया है एंड दैट इज व्हाई हमारे पास बहुत कम चैप्टर्स है करने के लिए। सो पूरे अगस्त में तुम आराम से केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हो, स्लोली एक लेक्चर, मतलब 2 दिन में एक लेक्चर देख के कर रहे हो, मतलब बहुत आराम से तुम कर सकते हो। सितंबर में तुम बेसिकली पीरियडिक टेबल कर रहे होगे। अक्टूबर में तुम पी ब्लॉक कर रहे होगे, जो 12th वाला पी ब्लॉक है, बिकॉज 11th वाला पी ब्लॉक अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। नवंबर में तुम डी एंड एफ ब्लॉक कर रहे होगे एंड दिसंबर में तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे होगे। सो या इनऑर्गेनिक में तुम्हें कुछ नहीं करना है। इनऑर्गेनिक में तुम बेसिकली बस एक ही चैप्टर कर रहे होगे पूरे महीने। सो नाउ हम आते हैं सबसे बड़ा जो सिलेबस है केमिस्ट्री में, दैट इज वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। सो अगस्त में हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, नोमेनक्लेचर से लेके बेसिकली आइसोमेरिज्म भी आता है एंड जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है वो भी इसी में आता है, जो बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड वाला पार्ट है। नाउ अब समझो ऑर्गेनिक का सिलेबस सबसे पहले आप जीओसी करोगे अगस्त में एंड देन आफ्टर जो 4 महीने बच गए, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन करना है जो 11th का पार्ट है। एंड इसके बाद 4 कोर चैप्टर्स आते हैं जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाते हैं। फर्स्ट इज जो हैलोजन वाला है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन। सेकंड जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला चैप्टर है। थर्ड जो बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाला चैप्टर है। फोर्थ दैट इज जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सो ये जो 4 चैप्टर्स है वो ऑर्गेनिक का कोर बनाते हैं। एंड ये जो 4 महीने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आप इन्हीं चारों पे कंसिस्टेंटली फोकस कर रहे हो। एंड लास्ट में एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज बायोमोलिक्यूल, जो तुम कुछ एक हफ्ते में कर सकते हो। सो आई गेस कि तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा ब्रॉड कि किस तरीके से तुम दिसंबर के एंड में केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो, वो बिना किसी रुकावट के। एंड लिटरली तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस केमिस्ट्री का 1 या 2 लेक्चर एक दिन में देखना है और कुछ भी नहीं करना है। धीरे धीरे तुम्हें बस टाइम टेबल बनाना है कि मैं किस महीने में कौन सा चैप्टर कर रहा हूँ, फिजिकल का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का। तुम स्लोली भी करोगे ना, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है एंड तुम आराम से कर लोगे। ओके, फिजिक्स को करने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। रूल कभी नहीं तोड़ना है। रूल पहला यही है कि तुम अच्छे से लेक्चर देके करोगे एंड सेकंड रूल ये है कि लेक्चर देखने के बाद हमेशा उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज बिलीव मी गाइस, तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा, तुमसे क्वेश्चन क्लास में बन जा रहे हो, क्लास में टीचर बहुत इजी क्वेश्चन लगाते हैं, तुमसे बन जाते हैं, जब बुक खोलोगे तब पता चलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास खत्म होने के बाद तुम रूम पर आकर वो बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाओ, चाहे डीपीपी से लगाओ, अपने मॉड्यूल से लगाओ, कहीं से भी लगाओ, किसी ऐप से लगाओ, बट लगाओ। दिस इज द फंडामेंटल थिंग। भले तुम 10 क्वेश्चन लगाओ, तुम 20 क्वेश्चन लगाओ उस टॉपिक के, या फिर 30 क्वेश्चन लगाओ, भले कम से कम क्वेश्चन लगाओ, लेकिन लगाओ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अदरवाइज तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तुम्हें फिर लास्ट में रियलाइज होगा कि काश मैंने सिलेबस जब कंप्लीट चल रहा था तब मैं क्वेश्चंस लगाता रहता, तो मुझे लास्ट में ये फेस नहीं करना पड़ता कि मेरे से क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे। सो कमिंग टू द मंथली प्लानिंग ऑफ फिजिक्स एंड दैट इज अगस्त में अगर हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली बाय द एंड ऑफ दिसंबर तुम ये एंश्योर करोगे जो तुम्हारा मैकेनिक्स का पोर्शन है, मैकेनिक्स का पोर्शन इन द सेंस जो तुम्हारा काइनेमेटिक्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है एंड ग्रेविटेशन है एंड रोटेशन को तुम एक्सेप्शन मान सकते हो, रोटेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा टॉपिक भी है। सेंटर ऑफ मास इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली एंड वर्क एनर्जी पावर। सो ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारा, दैट इज मैकेनिक्स का पोर्शन है, वो दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाए। एंड इसी दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन करना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड अल्टरनेटिंग करंट एंड लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है बट हो जाता है। ओके, सो ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, बट ये मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स है पूरे फिजिक्स का। एंड यही चीज आपका बेसिक डिसाइड करते हैं, यही चीज आपकी रैंक डिसाइड करते हैं नीट में, बिकॉज इन्हीं में अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर आप फिजिक्स किसी ज्यादा टॉपिक में स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। अब करना कैसे है? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट तुम क्या कर रहे होगे, तुम लेक्चर तुमने फिक्स कर रखा है कि मैं 3 लेक्चर्स देखूंगा या फिर 2 लेक्चर देखूंगा, और 1 लेक्चर तुम बैकलॉग का भी देख सकते हो, बेसिकली जिन लोगों का 11th का बैकलॉग है। सो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें 3 लेक्चर्स दिन में देखने हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। एक एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है। सपोज है कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना चाहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की किसी टीचर के 10 लेक्चर्स है, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एक दिन में 2 लेक्चर्स देखूंगा, तो उसने 2 लेक्चर कंप्लीट किए, जो टॉपिक पढ़ाया था उसकी डीपीपी लगा ली 1-2 घंटे में, तो 4-5 घंटे का सीन हो गया, ठीक है, फिजिक्स का बेसिकली, ठीक है। अगले दिन की सेम, तो इस तरीके से उसने 5 दिन में पूरा वो कंप्लीट कर दिया।
छठवें दिन उसने अपनी डीपीपी लगाई एंड 7वें दिन उसने अगेन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके 7 दिन में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर दिया। सो तुम्हें इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि तुम्हें देखना है कि हाँ तुम्हारा टॉपिक कितना बड़ा है, तुम्हारा जो चैप्टर है वो कितना बड़ा है, उसमें कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं जो तुम्हें वॉच करने हैं, उसको फिर डिवाइड करना है पर डे के हिसाब से एंड उसको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की तरह बनानी है। इट्स नॉट लाइक कि तुम अंधों की तरह बस सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे चैप्टर्स कितने बड़े हैं और लास्ट में पता चला कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ना तो फिर अलग ही डिमोटिवेशन आने लगता है। फिर देन जनवरी में तुम ऑप्टिक्स कर सकते हो, रे एंड वेव ऑप्टिक्स कर सकते हो, फरवरी में तुम मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो। जो छोटे मोटे टॉपिक्स और है जैसे वेव ऑप्टिक्स, वेव है 11th का जो एसएचएम एंड ऑसिलेशन वाला चैप्टर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं कहूंगा बट वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, तो तुम उसे एक महीने में तो करने की कोशिश मत ही करना, तुम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से करना कि थोड़ा थोड़ा करते चले जा रहे हो, उसकी ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह जो पोर्शन है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है वो तुम जितनी जल्दी कंप्लीट कर सको कर लो, बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे पहले जो ईजी चीज बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करो, जैसे मैकेनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो छोटे छोटे हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है ईजी है, थर्मल वो ईजी है हो जाता है। ओके हाँ, ये दोनों ही बेसिकली ईजी वाले चैप्टर्स है, ईजी वाले यूनिट्स हैं बेसिकली जो फिजिक्स में है, तो इनको तुम कभी भी अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, बिकॉज तुम सबका शेड्यूल अलग अलग है, तुम्हारे टीचर्स अलग अलग पढ़ाते हैं, सो दैट इज वाई एक पर्टिकुलर एक प्लान बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बस तुम दिमाग में रखो कि फरवरी के एंड तक फिजिक्स को जैसे तैसे करना है एंड फरवरी के एंड का या फिर अपने सिलेबस के कंप्लीशन के एंड का वेट मत करना रिवीजन करने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं चाहता हूं तुम इस वीडियो से सीखो कि सिलेबस कंप्लीशन का वेट मत करो रिवीजन करने के लिए, तुम अभी से स्टार्ट करो मंथ के एंड में एंड देन आफ्टर वीक के एंड में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना स्टार्ट करो, केमिस्ट्री फिजिक्स को, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री बायो को, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में रिवाइज करना स्टार्ट करो एंड लिटरली यू विल बी बेनिफिटेड। सो एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि आई नो ये आने वाले 9 महीने आपके लिए ईजी नहीं होने वाले, तो तुम्हारे दिमाग में पहले से प्लान होना चाहिए कि नहीं ईजी तो नहीं है, बट अगर तुम करते रहोगे एंड सच में अगर तुम भरोसा रखोगे खुद के ऊपर एंड अपने प्लान के ऊपर, यस मैंने ऐसा प्लान बनाया मैं इसे फॉलो करूंगा, आई नो परफेक्ट नहीं जाएगा बट कहीं ना कहीं तक तो पहुंचोगे, मतलब इट्स नॉट लाइक कि कोशिश करते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे डेफिनेटली। सो ये मत सोचना कि लास्ट में क्या रैंक आएगी, नीट निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सारे थॉट्स पे फंस गए ना तो फिर हमेशा फंसे रह जाओगे। सो दैट इज वाई अपना पेन उठाओ, पेपर पे लिखो क्या सिलेबस बचा हुआ है तुम्हारा, कैसे कंप्लीट करना है, उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस मंथ में मैं क्या करूं कि अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करूं ताकि रिवीजन के लिए मुझे टाइम मिले। सो जाओ जाके एक प्लान बनाओ एंड ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में।